दिनेश जी। जी, सही कहा आपने। और ये बात सही है कि किसी भी मुस्लिम देश में, दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, इराक हो, किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन को अल्लाह अकबर कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। इस बात को हमने नोट किया है। 90 लाख भारतीय गल्फ में काम करते हैं। आता हूं अधीर जी आपके पास, फिर मैं सुनील जी के पास। आज एक ट्वीट आता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल वेद मलिक एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत, जो कि मणिपुर से हैं, उनके ट्वीट पर क्या लिखते हैं सर। पहले निशिकांत जी का ट्वीट। मणिपुर जल रहा है। 75 सालों में भारत का पहला राज्य जो गृह युद्ध में है, सिविल वॉर के अंदर है। भारत में किसी स्टेट में आज तक सिविल वॉर नहीं हुआ, मणिपुर में सिविल वॉर है। निशिकांता क्या लिखते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांता, रिटायर्ड। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी इंडियन फ्रॉम मणिपुर लिविंग ए रिटायर्ड लाइफ। द स्टेट इज नाउ स्टेटलेस. See the words, state is now stateless. Life and property can be destroyed anytime by anyone, just like in Libya, Lebanon, Nigeria, and Syria. It appears Manipur has been left to stew in its own juice. Is anyone listening? और वेद मलिक साहब क्या लिखते हैं? जाने पहचाने चेहरे सब ये। वेद मलिक साहब उसका रिप्लाई देते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैड कॉल फ्रॉम द रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम मणिपुर. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर नीड्स अर्जेंट अटेंशन एट हाईएस्ट लेवल. भारत में डेस्पिरेशन है, जगह जगह डेस्पिरेशन है। वो डेस्पिरेशन मणिपुर में अब सिविल वॉर में चेंज हो गया है। लेकिन यहां के बच्चे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, युवा छोड़कर जा रहे हैं, सेमी स्किल्ड छोड़कर जा रहे हैं, अमीर छोड़कर जा रहे हैं, डोमेन एक्सपर्ट छोड़ के जा रहे हैं, गोल्डन वीजा जहां मिलता है वहां पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज वहां पे खरीद रहे हैं। इतना अविश्वास भारत के अंदर सर। विश्व गुरु, और इसको कहते हैं कि अमृत काल है। इस अमृत काल में भारत छोड़ के लोग जा रहे हैं, क्यों? और कई बार जब अनिल जैन जी हमारे जो मित्र कहते हैं कि मैं विदेशों में अपने ग्रुप से बात करता हूं कि देखिए इंडिया तो विश्व गुरु बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, तो मैं उनसे कहता हूं तो छोड़ दो अमेरिका, वापिस आ जाओ भारत में, हम तो बहुत एकदम संपन्न राष्ट्र हैं। बोलता है नहीं, वापिस नहीं आ सकते, अब बच्चे वहां बस गए हैं, हम भी वहां सेटल हो गए हैं, हम वापिस नहीं आ सकते। ये कंडीशन है। अधिरोध साहब। दिनेश सर धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगा कि आपने ये मुद्दा क्यों चुना है? मैंने मुद्दा इसलिए चुना कि मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं। ये मेरे दिल को, हृदय को व्यथित करता है। बिल्कुल व्यथित इसलिए करता है कि जब मेरे सबसे ब्रिलियंट बच्चे जो हैं, आईआईटी और आईएम के बच्चे, अगर उनको 8-10 हजार की नौकरी नहीं मिलती इस देश के अंदर, और उन्हें मजबूरी में वहां देखना पड़ता है जो विदेशी भूमि है, कि वहां से शायद उनको रिकॉग्निशन मिले, नौकरी मिले, रोजी रोटी मिले, तो दुख होता है कि मेरा देश इनको पढ़ाकर तैयार तो कर रहा है, लेकिन उनको रोजी रोटी नहीं दे सकता। और उससे बड़ी एक और चीज होती है, इनको सम्मान नहीं दे सकता। जब सम्मान नहीं मिलता है तो तभी लोग बाहर जाने की सोचते हैं। ये मेरी सोच है अधीर सुरोल साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। सिन्हा साहब है, प्रोफेसर स्वामी है, शुक्ल सर है, हम सारी चीजें, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप ये देखिए कि पिछले 8-9 सालों में इस देश में घटा क्या है, जो घटनाएं हुई। हमें कहा जाता था 1991 के बाद, जब हम उस दौर में स्कूल से कॉलेज के दौर में आ रहे थे, कि ये तो आर्थिक उदारवाद है, ये सारी चीजें हैं, भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जगह थी इस देश के बच्चों और इस देश के नागरिकों के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता चला गया। लेकिन अब आप देखिए कि पिछले 9 साल में इतनी बेचैनी इस देश के बच्चों के अंदर हो गई है। मैं एक बहुत ही निजी बात आप 4 विद्वानों के साथ कहना चाह रहा हूं। मेरा बेटा एनडीए करना चाहता था, 2 साल उसने ट्रेनिंग भी ली, और एनडीए की जो एग्जाम्स होते हैं वो +1 में जब लास्ट ईयर में होते हैं, +2 में जाते हैं, तो वहां से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो उसने 2 एग्जाम देने के बाद छोड़ दिया मेरे बेटे। नहीं पापा, कहते मुझसे नहीं होगा। मैं कहा अच्छी बात है, छोड़ दो। आज मेरा बेटा जेएनयू में है,
और आज तक मैंने ये बात किसी भी सार्वजनिक मंच पे जाहिर नहीं की थी। आज भी मेरा बेटा ये बोलता है कि मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी पीड़ा सिर्फ ये है कि मैं इस देश के लिए काम करूंगा। और उल्टा जो हमारे बच्चे इस देश से बाहर जा रहे हैं, उनकी पीड़ा अलग है। उनकी पीड़ा ये है कि उनके लिए इस देश ने सोचा ही नहीं। कितने खर्च किया उनके पेरेंट्स ने, उसके बाद उनको पढ़ा के लिखा के इस देश के बच्चे जो हमारे लिए एसेट्स थे, जो हम सोचते थे कि हम बचपन से लेकर जब हम कॉलेज टाइम तक थे कि हमारे नासा में हर जगह पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक या मेडिकल, और डॉक्टर स्वामी तो जानते, कुछ देर पहले मेरा फेसबुक भी उस घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। वो मेरी मजबूरियां व्यक्तिगत हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे इस देश से बाहर जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ करें। और आज के दौर की बात नहीं है, आज से बहुत पहले से लेकर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 90 के शुरुआती दौर में, तो यहाँ के बच्चे जाते थे, लेकिन वो वापस लौट के आते थे, कहीं ना कहीं काम करते थे। लेकिन आज तो ऐसी परिस्थितियां हैं दिनेश जी इस देश में कि यहाँ से पलायन करो, आप पलायन करो कि भागो। और भागने में उस एसेट्स को इस देश से भगाया जा रहा है जो इस देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। इस देश की सत्ता इस देश से भगाना चाहती है कि भगाओ आप इस देश से। एक हद तक ये हालत हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में ये चाहती है कि जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो हमसे सहमत नहीं है, जो साइंटिफिक अप्रोच रखता है, जिसका साइंटिफिक कहीं ना कहीं सेगमेंट है, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ विचारधारा के तौर पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जुड़े हैं, वो इस देश में ना पढ़ाए जाए, तो इस देश के बच्चे इस देश में क्यों रहेंगे सर? आप ये सोचिए। हमारे देश के बच्चों की पीड़ा ये है कि आजकल की पढ़ाई पिछले काफी समय से चलो महंगी होती चली गई, लेकिन 10वीं 12वीं के बाद जब हम मेडिकल इंजीनियरिंग, या परसों अभी कुछ दिन पहले अपना मेडिकल के टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जो बच्चों ने आगे किया वो आगे जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब सीटें कहाँ हैं? सीटें खत्म कर दी जाती है, और जो सीटें हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट जो फर्जी मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं इस देश, उन इस प्रदेश हिमाचल जैसे प्रदेश में ऐसे फर्जी मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं कि जहां पर बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भी दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है दिनेश जी। तो आजकल का बच्चा ये एमबीबीएस करके क्यों यहाँ से नहीं भागना चाहेगा? फिर वो वापस लौटना चाहे या ना लौटना चाहे, वो उसके अतिरेक पर है, और उसके ऊपर जो उसका अपना भविष्य तय करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं तो दिनेश जी खर्च किया होगा ना। तो हमारे देश की व्यथा ये है, इस देश के यूथ की व्यथा ये है, जो प्रोफेसर स्वामी ने कही, जो अनिल सिन्हा जी ने कही, कि हमारे जैसे अनिल सिन्हा जी का बच्चा यहाँ जॉब करता है, जिन हालात में जॉब करते हैं, सारी परिस्थितियां हैं हमारे सामने, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री करके हमारे बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना, सारी उनकी परिस्थितियों को संभालना। हमें पीड़ा होती है कि कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिकल की परीक्षा कहाँ करवा रहा होगा, किस तरीके से खर्च किया होगा, लेकिन इस देश की सत्ता को सोचने के लिए ये वक्त नहीं मिलता कि हमारा बच्चा कैसी कैसी, आप सीटें तो खोल देते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोल देते हो, लेकिन आप ये तय नहीं करते कि हर 6 महीने बाद वहां 1.5 लाख रुपए फीस बढ़ जाती है इस देश में, 6 लाख रुपए तक फीस हो जाती है इस देश में मेडिकल कॉलेज, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई कंट्रोल नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का बीएड में इतनी बुरी हालत इस देश में इस सत्ता ने कर दी है कि इस देश का बच्चा यहां से पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा दिनेश जी?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सुनील जी के पास आता हूँ।